नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। एंड दिस इज़ अनुज। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो कि आईबीबीआई ने रिसेंटली 29 ऑफ दिसंबर 2025 को इशू किया था। और ये सर्कुलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है इस सर्कुलर में और क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सर्कुलर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स हैव डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे, आई होप कि मेरा जो स्क्रीन है आप लोगों को विजुअल होगा। तो दिस इज हेयर IBBI CIRP ऑब्लिक 90/2025. This is the circular number, and subject line of the circular is format of statement of beneficial ownership and affidavit under regulation 38 sub-regulation 3A of CIRP regulations. देखो, ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, कहाँ पे लाया गया है? हमारा जो आईबीबीआई की जो सीआईआरपी रेगुलेशन है, सीआईआरपी रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के अंतर्गत जो रेगुलेशन 38 है, ठीक है, इस 38 रेगुलेशन में हमारा एक क्लॉज है 3A, ठीक है। तो इसमें हमारे को अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। अब है क्या कि सब रेगुलेशन 3A ऑफ रेगुलेशन 38 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया as notified on 23rd of December 2025, ठीक है, inter alia mandates that every resolution plan must contain statement of beneficial ownership and an affidavit declaring whether the resolution applicant is eligible or not eligible for the benefit under section 32A of the code in specified format, ठीक है। तो इसमें ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेगुलेशन 38 सब रेगुलेशन 3A को इंसर्ट किया गया है, एंड विच इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 29th ऑफ दिसंबर इटसेल्फ। और ये रेगुलेशन ये कहता है कि जितने भी रेजोल्यूशन प्लान अब सबमिट किए जाएंगे, एवरी रेजोल्यूशन प्लान मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट। रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत एक स्टेटमेंट देना होगा, और जो ये कहेगा कि एवरी रेजोल्यूशन प्लान मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है। बेनिफिशियल ओनरशिप क्या है? जो अल्टीमेट बेनिफिशरी होंगे रेजोल्यूशन प्लान का, ठीक है। एंड एफिडेविट डिक्लेयरिंग वेदर द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर सेक्शन 32A ऑफ द कोड इन द स्पेसिफाइड मैनर। अब देखो है क्या कि सेक्शन 32A क्या है आईबीसी का। तो ये जो सेक्शन है ये कहता है, एक कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होते हैं उनको एक टाइप की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन मैं किस लिए कह रहा हूँ? बिकॉज कि जो सेक्शन 32A है वो कहता है कि जो प्रायर ऑफेंसेस हैं, ठीक है, प्रायर ऑफेंसेस, प्रायर वायलेशन ऑफ एनी लॉ और प्रायर पेनल्टीज, जितने भी तमाम वो कह सकते हो लॉ की वायलेशंस, नॉन कंप्लायंसेस हो रखी है, और वो जो नॉन कंप्लायंसेस और वायलेशन की गई है वो एक्स मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है, उन तमाम वायलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के ऊपर नहीं होगी। कब से नहीं होगी? तो जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, ठीक है, और जिस दिन से रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बेनिफिशरी बनते हैं, और कह सकते हो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टेक ओवर करता है कंपनी को रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल के बाद, तो उस डेट से वो तमाम लाइबिलिटीज, तमाम ऑब्लिगेशंस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एंड द लाइबिलिटी ऑफ such violation or non-compliances won't be applicable on the resolution applicant। तो ये प्रायर ऑफेंसेस की बात करती है, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन इनको मिलेंगे।
नाउ इसमें अब है क्या, चलो प्रोटेक्शन तो मिलेगा, ये हमारा रेगुलेशन 32 ए कहता है, बट जो रेगुलेशन 3A की बात है एफिडेविट देने के बाद, वो किस लिए कहा गया है, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा वो एक स्टेटमेंट देगा और एफिडेविट देना होगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, इन एक्सरसाइज ऑफ द एवर प्रोविजन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स आर हियर बाई स्पेसिफाइड। देखो जो एफिडेविट है, ठीक है, एफिडेविट के लिए और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा, उसके एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट स्पेसिफाई की गई है यहाँ पे। तो इसी एफिडेविट में एफिडेविट देना है और फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। अब हम लोग यहाँ पे 2.1 में देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप इन द फॉर्मेट इनक्लोज्ड एट annexure 1 एंड एफिडेविट इन द फॉर्मेट इनक्लोज्ड इन annexure 2A। हम लोग ये देखेंगे कि annexure 1 क्या है और annexure 2 क्या है, जस्ट, ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड कहता है, रेजुलेशन प्रोफेशनल शैल इंश्योर दैट द स्टेटमेंट एंड एफिडेविट इज पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड टू द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट की जा रही है, किसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, उस प्लान के अंतर्गत ये दोनों ही, ये फॉर्मेट और एफिडेविट होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। मीन्स मैंडेटरी बहुत ज़्यादा क्या है, मैंडेटरी है। आरबी विल हैव टू इंश्योर दैट कि क्या वो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है, क्या एफिडेविट सबमिट किया गया है या नहीं किया गया है। तो हमारे को ये देखना होगा। कुछ एक ऐसे केसेस भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा कि एज ऑन 29 दिसंबर हमारा यूआई सबमिट हो चुके हैं, रेजोल्यूशन प्लान आ चुके हैं, और जस्ट वी आर अबाउट टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान टू द सीओसी। तो अपन को करना क्या है कि उस रेजोल्यूशन प्लान में भी हमारे को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से प्रोविजन को कंप्लाई कराना है, एफिडेविट लेने हैं और स्टेटमेंट लेने हैं, एंड दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बिफोर सबमिटिंग टू द सीओसी मेंबर्स। तो ये एक बहुत ही मैंडेटरी कंप्लाइंस एप्लीकेबल हो जाता है। एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall ensure that the statement and affidavit is part of the plan submitted to the committee of the creditors and subsequently filed before the adjudicating authority। ठीक है, तो दोनों ही रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट जो है, ठीक है, स्टेटमेंट प्लस एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट, ये दोनों ही चीज़ों को हमारे को क्या चाहिए, रेजोल्यूशन प्लान में चाहिए जो सबमिट हो रहा है सीओसी को, और सेम चीज़ एनसीएलटी में भी सबमिट होने हैं, ठीक है, फाइल बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 30 सेक्शन 6 के अंदर जो हम लोग अपनी रेजोल्यूशन प्लान फाइल करते हैं एनसीएलटी को, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो स्टेटमेंट और एफिडेविट दोनों को हमारे को पार्ट बनाना होगा रेजोल्यूशन प्लान में। और रेजोल्यूशन प्लान में यदि वो पार्ट उसके एनेक्सर्स होंगे तो सडनली वो एप्लीकेशन के साथ सबमिट हो जाएगा, और नहीं भी है तो वी विल हैव टू इंश्योर दैट कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जा रहा है उसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिल गए हैं, और सीओसी को वो सबमिट किया जाएगा, साथ के साथ एनसीएलटी में भी सबमिट करना होगा, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है, दिस इज इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ power conferred under section 196 and 240 of the code। so IBBI को ये पावर दी है कि इस टाइप की सर्कुलर इशू किया जाएगा, और सेक्शन 196 इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शंस, बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं आईबीबीआई को। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 196, आपको बहुत जानकारी यहाँ से मिलेगी। होप छोटा सा सर्कुलर है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट है, हम लोग देख लेते हैं। अनेक्सर 1, ये स्टेटमेंट हमारे को चाहिए, ठीक है। बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, नेम ऑफ द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, लीगल फॉर्म, कंपनी है या फिर एलएलपी है या ट्रस्ट है, जो भी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है एंटिटी का रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस भी कंट्री में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस को मेंशन करना होगा। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी बोला जाता है इंडिया में, यदि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो सिन नंबर उसको बोला जाता है। और ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है और डेजिग्नेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो वी हैव टू प्रोवाइड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन पार्ट 1 ऑफ अनेक्सर 1। पार्ट जो सेकंड है, स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, नेम ऑफ द बेनिफिशियल ओनर,
जो भी बेनिफिशियल ओनर होगा उसके यहाँ पे डिटेल्स देना होगा। पैन नंबर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, नेशनैलिटी ऑफ बेनिफिशियल ओनर, किस कंट्री का नेशनैलिटी है हमारे को वो बताना पड़ेगा यहाँ पे। एड्रेस ऑफ बेनिफिशियल ओनर देना होगा, और मैनर ऑफ ऑनरशिप और कंट्रोल, किस तरीके से वो जो बेनिफिशियल ओनर है वो कंट्रोल करेगा जो कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है आईबीसी के अंदर, सीआरपी के अंदर। तो वो चीज़ भी हमारे को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं, 3 important points. The above details should be provided with respect to the every PO beneficial owner, जितने भी beneficial owner है, यदि एक resolution plan के multiple beneficial owner है तो we have to provide all these informations for all the beneficial owners, right, along with the documentary evidence। हमारे को documentary evidence भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेनिफिशियल ओनर शैल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 3 ऑफ रूल 9 ऑफ द prevention of money laundering, maintenance of records rule 2005, particulars of intermediate entities including their jurisdictions wherever applicable shall also be। तो ये चीज़ें भी हमारे को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद declaration that I understood that this statement being furnished in compliance with regulation 38 sub regulation 3 A, Clause A of Insolvency and Bankruptcy Board of India, Insolvency Resolution Process of Corporate Person Regulation 2016, and that any falsification or misrepresentation herein may render PRA liable to consequences under the applicable laws। तो ये डिक्लेरेशन भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को देना पड़ेगा। नेम हो सिग्नेचर हो जाएगा, नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, प्लेस एंड डेट। तो होप कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड जो है फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट। तो ये फॉर्मेट एफिडेविट का है, इट्स वेरी सिंपल। तो गाइस है क्या कि एक बहुत ही क्रूशियल अमेंडमेंट हमारे को देखने को मिल रहा है, जो कि 29 ऑफ दिसंबर को आईबीबीआई के द्वारा इशू किया गया है। और ओवरऑल इस सर्कुलर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जितने भी रेजोल्यूशन प्लान अब आएंगे, और जो रेजोल्यूशन प्लान आ चुके हैं बट दैट इज़ पेंडिंग फॉर सबमिशन टू द सीओसी की अप्रूवल के लिए, और फाइनल अप्रूवल एनसीएलटी से आनी है। तो उन तमाम केसेस में हमारे को ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। होप आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज हमारा साल का आखिरी दिन है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 31st ऑफ दिसंबर। सो होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। एंड thank you very much for watching this video, and I would like to wish you all a very happy new year. I will be recording another important video very soon, and I will be bringing for you. Till then, bye. Thank you.